एक सिंहासन के लिए इतना कुछ हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। अजीब तो नहीं है, सिंहासन की ऐसी ही महिमा है। सिंहासन उसी का जिसकी सत्ता, इसीलिए पूरी पृथ्वी में सिंहासन को लेकर लड़ाई है। कहावत है ना, वीरों भोग्य वसुंधरा। जो वीर है उसी की जय जयकार है। राजसभा में जाने का समय हो गया है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज बाबा हम में से किसी एक को युवराज चुनेंगे। हम में से जो सबसे बड़ा वीर है वो ही युवराज बनेगा। मैं आग से पूरी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता हूँ, इसलिए मैं हूँ सबसे बड़ा वीर। बिल्कुल नहीं, मैं पानी के बहाव से पूरी पृथ्वी को डुबा सकता हूँ, इसलिए मैं हूँ सबसे बड़ा वीर। और मैं आंधी तूफान से सब कुछ तोड़ फोड़ कर नष्ट कर सकता हूँ। मैं भूकंप से पूरी दुनिया तोड़ फोड़ कर पाताल में मिला सकता हूँ। मैं आकाश से सूर्य, चंद्र और ग्रहों को धरती में लाके सब कुछ बदल सकता हूँ। मैं एक पल में सारे प्राणियों की जान लेकर सब कुछ प्राणहीन कर सकता हूँ। मैं सबकी बुद्धि छीन सकता हूँ। मैं सबको पुतला बना सकता हूँ। तंत्र माता ने सही कहा था, इन सातों भाइयों को कमजोर बनाए बिना मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगी। वैसे तो मैं पूर्ण राक्षसी हूँ, पर इनकी शक्ति के सामने मेरी शक्ति काफी कम है। पता है तुम सब बहुत वीर हो, पर अभी चलो, जल्दी से राज्यसभा नहीं जाने पर अभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हाँ चलो, राज्यसभा चलो, सब कोई चलो। हाँ, चलो 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 चलो। महाराज, इस शुभ मुहूर्त में एक बार फिर आपका इस सिंहासन पे राज अभिषेक संपन्न हुआ। सूर्यनगर के अधिपति राजा महेंद्र की जय। जय। राजा महेंद्र की जय। जय। आज इस आनंद के अवसर पर हमें एक विशेष घोषणा करनी है। आप सबको पता है कि हमारा इस सिंहासन पर एक बार फिर से अभिषेक हुआ है, हमारी बेटी पारुल की वजह से। पारुल अगर नहीं होती तो हमें हमारे बच्चों के बारे में पता ही नहीं चलता, हम अपने परिवार से मिल ही नहीं पाते, और सबसे खास बात, सूर्यनगर को हम कभी भी राक्षस मुक्त नहीं कर पाते। किंतु ये सब कुछ कभी संभव नहीं होता अगर पारुल के साथ सेनापति राघवेंद्र ना होते। पारुल के इन सारे कठिन कार्यों में हर पल हर कदम पर साथ थे हमारे सेनापति राघव, सेनापति राघवेंद्र। इसीलिए हम हमारे परम मित्र और सहायक सेनापति वीर प्रताप के एकमात्र बेटे वर्तमान सेनापति राघवेंद्र के साथ हमारी बेटी पारुल का विवाह करना चाहते हैं। आशा है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्या बोल रहे हैं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। दीदी अरुंधति, आप खुश तो है ना? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है महारानी। आज हम सबके सारे सपने पूरे हुए।
एक शुभ दिन बताइए ताकि हम लोग शादी का दिन तय कर सके। अवश्य महारानी, मैं बहुत जल्द ही समय देखकर शुभ मुहूर्त निकाल देता हूँ। हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तुम दोनों सारा जीवन इसी तरह एक दूसरे के साथ खुश रहना। मुझे भी अभी राजसभा जाना होगा। वहाँ राजकुमारों में कैसा खेल चल रहा है, मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। उनमें आज ऐसा जहर घोला है कि मुझे यही उम्मीद है कि जल्द ही उसका फल मिलेगा मुझे। अरे बाप रे, उस तरफ कहाँ चल दी तू? अरे आज महल में उत्सव है, देश भर के लोग आएंगे खाना खाने। कितना कुछ पकाना पड़ेगा, तूने कुछ सोचा भी है? हाँ, चल जल्दी से रसोई घर में चल दोनों मिलके गरम गरम पूरियां तल देते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आई। ज्यादा देर नहीं करना, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। उफ, बला टली। राक्षसी रानी मणिमल्लिका उस बुढ़िया के साथ पूरी तलेगी। क्या सोच रही है? ऊपर से आज महेंद्र का राज्य अभिषेक है, यही देखना बाकी था। मन कर रहा है कि अभी की अभी उस रसोई में जाकर उस बुढ़िया का सर चबाकर खा जाऊं, पर नहीं, अभी इन सामान्य घटनाओं से गुस्सा करने से नहीं चलेगा। मेरे लिए अभी राजसभा में बड़ी मजेदार चीज इंतजार कर रही है। चलो वहां जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। आज इस शुभ दिन के अवसर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम राजधर्म से कभी अलग नहीं होंगे। हमारे जीवन की अंतिम सांस तक प्रजा का कल्याण और विकास करना ही हमारा एकमात्र कार्य होगा। शीघ्र ही हम प्रजा के सारे कष्ट मिटाकर जल्दी ही सूर्यनगर को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। वचन देते हैं। सूर्यनगर के अधिपति राजा महेंद्र की जय। सूर्यनगर के अधिपति राजा महेंद्र की जय। किसे युवराज बनाएंगे पिताजी? युवराज होना बहुत बड़ी बात है। सुनो बच्चों, युवराज जो बनेगा महाराज के बाद सूर्यनगर के सिंहासन पर वही बैठेगा। बूढ़ी माँ उस समय बोल रही थी, हम में से जो सबसे बड़ा है वही बनेगा युवराज। पर कौन बताएगा कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा? अब देखती हूँ सब राजकुमार खुद को कैसे रोकते हैं। आज हम आप लोगों का युवराज भी चुनेंगे। आज आपको पता चलेगा कि हमारे बाद ये राज मुकुट किसके सिर पर शोभा देगा। कौन होगा सूर्यनगर के भविष्य का प्रधान शासक और महाराज। आज बाबा देश के भविष्य के बारे में इतना बड़ा फैसला लेंगे, पता नहीं था मुझे। क्या भाई, आज राज्यसभा में एक के बाद एक चौंका देने वाली बातें हो रही हैं। महाराज ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। इस बारे में तो उन्होंने किसी से बात तक नहीं की।
पता नहीं किसको वो युवराज चुनने वाले हैं, देखते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, अभी पता चल जाएगा हमें। सुनो पुत्रों, पारुल, आज इस राजसभा में तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, शक्ति की परीक्षा। देखते हैं ये छड़ियां तोड़ पाते हो या नहीं। ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी तोड़ देंगे हम। हाँ बिल्कुल कर पाएंगे हम। हाँ हाँ हम कर पाएंगे। देखिए हमने सारे तोड़ दिए। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक और परीक्षा होगी, देखते हैं क्या करते हो उसमें। क्या कर रहे हैं महेंद्र? ये कैसा खेल है? कौन से राज्य में युवराज चुनने के लिए ऐसी छड़ी तोड़ने का खेल करते हैं? लगता है इतने दिनों कारागार में रहकर महेंद्र का दिमाग खराब हो गया है। मन कर रहा है इसी पल इस पूरे राजसभा को मिट्टी में मिला दूं। फिर माँ बाप बेटे बेटी साथ में ही पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। पर वो तो हो नहीं सकता। इन 7 बच्चों के मन में कोई पाप प्रवेश करने से पहले मेरे वश में नहीं है कि मैं कुछ करूं। अब इस छड़ियों के गुच्छे को तुम लोगों को एक ही बार में तोड़ना होगा। देखते हैं कौन तोड़ता है। चलो तुमसे शुरू करते हैं। पारुल, अब तुम प्रयास करो। क्या कर रहे हैं महेंद्र इन छड़ियों के साथ? हम जानते हैं कि तुम सब बहुत शक्तिशाली हो, पर तुम सब इन एक एक छड़ियों की तरह हो, शक्तिशाली आघात से टूट सकते हो। पर जब सारी छड़ियां एक साथ इकट्ठा होती हैं तो कोई भी शत्रु उन्हें तोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। ठीक इसी तरह अगर तुम सब लोग एक साथ रहोगे तो कोई भी शक्तिशाली शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना ये। अब तुम सब मिलकर तय करो कि तुम में से कौन युवराज बनेगा, ताकि सूर्यनगर को कोई नुकसान ना हो, ताकि कोई भी शत्रु यहां आकर हमारे नगर की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। शुरू करो, मारना काटना शुरू करो। खून की नदी बहा दो, भाई भाई का खून बहाओ। तुम लोगों के मन के बीच में मैंने ईर्ष्या और लोभ तो डाल दिया है। पाप तो तुम्हें करना ही होगा। जो पाप नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी कैसे? पाप करो पाप।
ये है आपके 7 युवराज, ये है आपके रक्षाकर्ता। हमारे न रहने के बाद ये 7 भाई मिलकर सूर्यनगर का शासन चलाएंगे, रक्षा करेंगे। और हमारे साथ रहेगी हमारी पारुल बहन। आओ बहन आओ। युवराजों की जय। शैतान के बच्चे हैं सब, मेरी पूरी योजना पे पानी फेर दिया। सुनो सुनो सुनो, सूर्यनगर की सारी प्रजा जो जहां भी है, ध्यान से सुनो 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 प्रजागण, सुनो ध्यान से। राजमहल में तुम सब का है स्वागत दिल से, स्वागत दिल से, स्वागत दिल से, हाँ स्वागत दिल से। राजकुमारी पारुल जो है प्यारी सबकी, बनेगी वो दुल्हन अब सेनापति की, आह सेनापति की, सेनापति की, आह सेनापति की। राजकुमारी की शादी है 15 दिनों में, चलो सब राजमहल परिवार लिए, आह परिवार लिए, परिवार लिए, आह परिवार लिए। सुबह से रात तक नाचो और गाओ, जो भी मन करे तुम जी भर के खाओ, आह जी भर के खाओ, आह जी भर के खाओ, आह जी भर के खाओ। महाराजा महेंद्र का सादर आमंत्रण, आओ सारे साथ मिलके, आओ प्रजागण, आह आओ प्रजागण, आओ प्रजागण, आओ आओ प्रजागण। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी की शादी होगी सेनापति से, अरे सेनापति से। राजकुमारी की शादी होगी सेनापति से, अरे सेनापति से। पारुल की शादी है भाई, पारुल की शादी। सेनापति दूल्हा बनेंगे, सर पे सेना बंधेगा। पारुल की शादी है भाई, पारुल की शादी। राजकुमारी, ऐसी रेशमी साड़ी पूरे सूर्यनगर में नहीं मिलेगी आपको। और वो लहंगा चोली जरा वो भी दिखाना मुझे। जरूर देखिए, 7 महादेश घूम के ये आग के रंग वाली लहंगा चोली आई है मेरे पास। रंग तो बहुत सुंदर है ना? ये आप पर बहुत जचेगा राजकुमारी। उस लहंगा चोली के साथ ये झुमका बहुत सजेगा। ये बनारसी तो देखिए राजकुमारी, इसे पहन लिया तो सेनापति आपसे आंखें नहीं हटा पाएंगे। अच्छा पारुल बहन, एक बात हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सी बात? शादी क्या इतनी बड़ी बात है कि उसके इंतजाम के लिए इतना सामान आया है? शादी करने से अगर सबको इतना प्यार मिलता है तो हम भी शादी करेंगे। हाँ, शादी करेंगे, शादी करेंगे, हम भी शादी करेंगे। जरूर करना, सब शादी करना, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। सही समय पे मैं खुद मेरे भाइयों के लिए सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी। मजा आएगा, मजा आएगा, हमारी भी शादी होगी। मजा आएगा, मजा आएगा, हमारी भी शादी होगी। मजा आएगा, मजा आएगा, हमारी भी शादी होगी। पारुल बहन ने कहा है हमारे लिए बहुत ही सुंदर बहू चुनकर लाएंगी। चलो भाई, अब हम सब मिलकर खेलते हैं। हाँ हाँ, कौन सा खेल? खेल हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला।
खेल आखिर में बिगाड़ ही दिया महेंद्र ने। पर हार तो नहीं मान सकती मैं। नया खेल शुरू करना होगा मुझे। कुछ भी करके राजकुमारों के मन में हिंसा और नफरत डालनी ही होगी। अब ऐसी एक योजना बनानी होगी जो कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचाए। अरे बच्चों, सब खेल रहे हो? हाँ बूढ़ी माँ। वाह 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 वाह। खेलो खेलो खेलो, हंसो, नाचो, गाओ, खुशी मनाओ, खेलो, खुशी बनाओ। मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। हाँ। अच्छा बच्चों, एक बात जानने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। कौन सी बात बूढ़ी माँ? मैंने सुना है कि तुम सबके पास कोई ना कोई विशेष क्षमता है। हाँ, कोई तो आसमान से आंधी ला सकता है, तो कोई पानी की लहर में सब कुछ डुबा सकता है, और कोई आग से सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। हाँ, कोई भूकंप में पूरी पृथ्वी को मिट्टी में मिला सकता है। हाँ? अच्छा तो मैं क्या कह रही हूँ, तुम में से कोई अच्छा शस्त्र चला सकता है क्या? ये तो मैं जान नहीं पाई। हाँ? बताओ। अस्त्र तो हम चला सकते हैं, किसी से सीखा नहीं है पर जानते हैं। ये जानना ही अब तुम्हारा अंत बनेगा राजकुमार। नया खेल शुरू होगा अब, अस्त्र का खेल। आज आप जो भी साड़ी पहने खूबसूरत ही लगेंगी। पारुल, बेटा पारुल, पारुल, तुझे एक बात बतानी थी। वैसे मैं अकेले आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया। तेरी आंखें जिसे ढूंढ रही है, जब तक शादी ना हो जाए तब तक तू उसे मिल नहीं सकती पारुल। 7 फेरों से पहले तुम दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना पड़ेगा, समझी? यही नियम है। महारानी तुम्हारे और राघव के लिए अपनी कुलदेवी के मंदिर में पूजा चढ़ाने गई है। काफी दूर का रास्ता है, लौटने में 2-3 दिन लगेंगे। मैं बस यही बताने आई थी। महारानी अगर यहाँ होती तो खुद ही तुम्हें बता देती। वैसे 2-4 दिन अलग रहने से तुम दोनों का प्यार और भी बढ़ जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अरे रे, ये अजीब बात है। सूर्यनगर के युवराज अस्त्र विद्या नहीं सीखे हैं, तो फिर वो शत्रु से सूर्यनगर को भला कैसे बचा पाएंगे बताओ?
लेकिन कैसे मान लूं कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे कि नहीं? ना बाबा ना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। देखती हूँ महाराज को बोलकर तुम्हारी अस्त्र शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। हमें सच में अस्त्र चलाना आता है? कैसा प्रमाण चाहिए तुम्हें बताओ? हाँ, बोलो, कैसा प्रमाण चाहिए? अच्छा ठीक है। तो बच्चों, वो देखो, दिखाई दे रहा है? उस दूर वाले पेड़ में एक फल लटक रहा है। तीर से कैसे उस फल को गिराते हो देखूं जरा। देखती हूँ कि तुम में से कौन लक्ष्य भेद पाता है। हम सब लक्ष्य भेद सकते हैं। वाह, तुम सब तो अच्छे से तीर चला सकते हो। ये तो एकदम बढ़िया है। पर तुम लोग लक्ष्य भेदने में अभी माहिर नहीं हो, और अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से लक्ष्य को भेदना होगा। तो बच्चों, तुम लोगों से एक बात कहती हूँ। फल तो एक जगह स्थिर होता है। स्थिर वस्तु पर निशाना लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन चलती हुई चीजों पर तुम्हें तीर चलाने का अभ्यास करना होगा। वो देखो, एक पक्षियों का झुंड कैसे उड़कर आ रहा है। उनमें से किसी एक को तीर मारकर गिरा सकते हो क्या? देखती हूँ कैसे करते हो तुम लोग। वो उड़ते हुए कबूतर को क्यों नहीं कर पाओगे क्या? इनमें से किसी एक तीर से एक कबूतर भी मर गया तो प्राणी हत्या का पाप आएगा उस राजकुमार पर, और उसी के साथ ही सारी दैवी शक्ति चली जाएगी। मेरा उद्देश्य भी सफल होगा। ये क्या भाई क्या कर रहे हैं? उड़ते हुए पक्षियों की तरफ निशाना लगा रहे हैं। प्राणी हत्या करने वाले हैं। नहीं, ये पाप है, बड़ा पाप है। कुछ भी करके मुझे भाइयों को रोकना ही होगा। पारुल,
ये पारुल फिर से आ गई मेरी योजना पर पानी फेरने। अच्छा हुआ राघव ने उसे बुला लिया। अच्छा ही है, उसके प्रेमी ने ही उसे रोक लिया। तुमसे एक जरूरी बात करनी है पारुल। सेनापति जी, मैं पारुल, मुझे पता है पारुल, शादी से पहले हमारी मुलाकात नहीं होगी, ये सुन के तुम भी मेरी तरह कष्ट में हो। पर अब बस कुछ दिन और पारुल, मन उदास मत करो। चलाओ 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 तीर। मुझे पता है तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है। सातों ने तीर चलाया तो एक ना एक का तीर जाकर लगेगा ही। भाई मत मारो। भाई देखो, उस घोंसले में माँ अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रही है। ये क्या हो रहा है? तीर न चलाकर वो लोग पेड़ की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं उनका भी घोंसला है, उनके भी बच्चे हैं। अगर इनमें से कोई मर गया तो उसके बच्चे का फिर क्या होगा? बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा। वो लोग घोंसले में से माँ के इंतजार में बैठे रहेंगे, पर उनकी माँ कभी वापस ही नहीं आएगी। वही तो, खाए बिना वो बच्चे मर ही जाएंगे, बिना किसी गलती के। नहीं, हम बहुत बड़ा अन्याय करने वाले थे। जरूरत नहीं है उन्हें मारने की। ऐसा काम तुम लोग क्यों कर रहे थे भाई? कभी भी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप है। हमें तो उसने कहाँ गई वो? यहीं तो थी। किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन थी? आगे से ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी महाराज। देखिए, हम तो शाकाहारी हैं, पद्मावती और हमारे पुत्र भी शाकाहारी हैं, पर सारी प्रजा को तो शाकाहारी नहीं खिला सकते ना, संतुष्ट नहीं होगी। उनके बारे में सोचकर ही इतना बड़ा आयोजन किया गया है। हमारा मान बनाए रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, ऐसा खाना पकाऊंगा कि प्रजा कभी नहीं भूल पाएगी। हाँ ठीक है, चलो काम कीजिए। हमने हिसाब करके देखा सरदार, राज्य की सभी नदियां और तालाब में जाल डालने से भी सारी प्रजा के इतने दिनों का खाना जितनी मछली नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग। हाँ, ये असंभव है। क्या बोल रहा है तू? ये हम मछुआरों के सम्मान की बात है। मछली अगर हम नहीं जुटा पाए तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, पता है? जाओ तुम लोग, जाल लेके पूरे राज्य में घूमो। जरूरत पड़े तो वन जंगल के बीच भी जाकर ढूंढो, झील, तालाब, नदी, हो सकता है कि कुछ नया मिल जाए।
महाराज के आशीर्वाद से तुम लोगों को जरूर मछली कहीं न कहीं मिलेगी। जय जय हो महाराज महेंद्र की जय। जय जय हो महाराज महेंद्र की जय। जय जय हो महाराज महेंद्र की जय। जय अब इन कुछ दिनों तक पारुल से मुलाकात नहीं हो पाएगी मेरी। दूर से एक झलक काश उसे देख पाता तो शायद मन थोड़ा सा शांत हो जाता। ये लीजिए राजकुमारी, थोड़ा फल का रस पी लीजिए। राजकुमारी राजकुमारी का मन अभी इस कमरे में है ही नहीं, वो सिर्फ सेनापति के बारे में ही सोच रही हैं। पारुल अभी क्या कर रही होगी क्या पता। क्या वो एक बार बागान में भी नहीं आएगी? इस बाग में पशु पक्षियों से बहुत दोस्ती है उसकी। उस खिड़की से क्या मैं एक झलक भी उसे नहीं देख पाऊंगा? सिर्फ सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी की ही बात सोचकर तो राजकुमारी का ये हाल हुआ है। और कुछ सूझता ही नहीं। बस कुछ दिन ही तो बचे हैं, इतना घबराने से चलेगा क्या? थोड़ा इंतजार करो और उसके बाद तो क्या करूं मैं अब? पारुल को बिना देखे एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मन मानने को तैयार ही नहीं है। बड़ों ने कुछ दिन और मुझे और सेनापति जी को मिलने से मना किया है, यही रीति है। पर सब समझकर भी मेरा मन ऐसे उतावला हो रहा है। एक ही महल में है अब, एक ही छत के नीचे, पर फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में मीलों की दूरी है। काश सेनापति जी अभी थोड़ी देर के लिए बागान में आ जाते तो मुलाकात हो जाती हमारी, पर ऐसा हो पाएगा क्या? पारुल आई है, पारुल आई है। कहाँ हो सब लोग? जल्दी आओ, हमारी पारुल दोस्त आई है। शंख बजाओ, जय जयकार करो। अरे रुको तुम लोग, अभी कौन सी जय जयकार? अभी शादी में बहुत देर है। अरे देरी कहाँ, शहनाई तो बस बजने ही वाली है। देख क्या आया हूं मैं, इतने बड़े बड़े कढ़ाई में खाना पक रहा है। पूरे राज्य की प्रजा सब थाली भर के खाएंगे आज से। हाँ पर ऐसे खुशी के समय भी तेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है, ये तो बता। फिर से खींच लाऊं क्या तेरे सेनापति जी को? हाँ? नहीं नहीं बंदर भाई, अचानक पता नहीं क्यों मन खराब हो गया। कुछ डर सा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
इतनी खुशी और उत्सव के बीच मन में डर क्यों? क्यों बताओ? पता नहीं, जरूर कुछ बुरा होने वाला है, नहीं तो मुझे डर क्यों लगता? ये तो चिंता का कारण है। मन में जब एक बार सवाल उठा है तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम एक काम करो पारुल, प्रकृति माँ को बुलाकर पूछ लो, वही इसका कारण बता पाएंगी। हाँ, सही कहा बंदर भाई, मैं अभी प्रकृति माँ को बुलाती हूँ। प्रकृति माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम आकर मेरे मन के सवाल को सुलझा दो माँ। क्या हुआ? कैसा सवाल है तुम्हारे मन में? प्रणाम माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज मेरा जीवन खुशी से भर गया है। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली माँ, इसलिए शायद मुझे डर लग रहा है, चिंता सता रही है कि इतनी खुशी के बीच में कुछ बुरा ना हो जाए। भाइयों को कुछ होगा तो नहीं, या फिर किसी और को? नहीं पारुल, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम्हें तभी नुकसान पहुंच सकता है अगर तुम्हारे भाई अनजाने में कोई पाप कर दे तो। अगर उन्होंने कोई पाप कर दिया तो उनकी सारी क्षमता चली जाएगी, फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम्हारे शत्रु और कोई नहीं। आशा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं चलती हूँ। समझी ना पारुल? भाइयों को कभी भी कोई भी अन्याय मत करने देना, तब सब ठीक रहेगा। हाँ।